Hey guys, I welcome you all to GSN Law। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आज हम वैदिक एरा को देखेंगे। पिछली बार हमने आर्यंस के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई थी, जबकि वेस्टर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से 2000 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस था। उसके बाद 500 साल का गैप था एंड देन वैदिक एरा केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के एरा को हम वैदिक एरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पर वेदास का कंपोजिशन हुआ था और ये एक ट्रांजिशन एरा था फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज टू आयरन एज। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमको एक चीज पता चली थी कि दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन। इसके अलावा डिफरेंस ये भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सप्त सिंधु रीजन में सेटल्ड थी, जबकि शुरुआती वैदिक सिविलाइजेशन पंजाब यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स के आसपास सेटल डाउन हुई थी। तो इससे हमको ये चीज और क्लियर हो जाती है कि जहां पर भी रिवर सिस्टम एंड इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, वहां पे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं, मतलब प्लान्ड सिटीज एटसेट्रा, जबकि 600 BC यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था एंड द एज ऑफ 16 महाजनपद्स, उस एरा को हम सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब इन दोनों अर्बन सेटलमेंट्स के बीच में जो एक रूरल सभ्यता जन्म ली थी, उसी को हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ऋग्वेद को पूरी दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स माना जाता है एंड इट वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक थी। अब देखिए, इंडियन हिस्टोरियंस कंटिन्यूटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सिविलाइजेशन के इनिशियल एविडेंसेस हमको सप्त सिंधु रीजन से ही मिलते हैं, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेटलमेंट हुआ करता था। इन 7 रिवर्स का आप नाम याद रखेगा बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, जिसमें वैदिक नाम और मॉडर्न नाम आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा। वैसे तो वेरियस बुक्स इंक्लूडिंग ल्यूसेंट काफी सारी रिवर्स का नाम दिया हुआ है, बट आप इन 7 रिवर्स का नाम याद रखिएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्ली आर्यंस पैस्टरल और नोमैडिक थे, मतलब ये अपने यहाँ कैटल पालते थे और उसके बाद ग्रीन पास्चर्स की तलाश में रहते थे। नोमैडिक का अर्थ है कि उनकी एक सेटल्ड लाइफ नहीं थी, बल्कि दे मूव्ड ऑन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इनकी मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग थी और फैमिली को बेसिक यूनिट माना जाता था ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी, और ये सोसाइटी पेट्रियार्कल इन नेचर थी। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में हमको एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस दिखाई देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर कोई भी आर्मी नहीं थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हाउएवर, वैदिक सोसाइटी की बात करें तो पहली बात तो इनके पास अपर एज आयरन का था, और दसराजन वॉर और महाभारत से हमको ये पता चलता है कि वैदिक सोसाइटी बैटल्स में पार्टिसिपेट करती थी। इससे हमको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जहां पर भी सोसाइटी वॉर में पार्टिसिपेट करती है, वहां पर उस सोसाइटी का नेचर पेट्रियार्कल हो जाता है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि वॉर लड़ने के लिए स्ट्रेंथ को ज्यादा महत्व दिया जाता था एज कंपेयर टू चिल्ड्रन रियरिंग एंड हाउस होल्ड। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब भी कोई समाज वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो उनके वहां पर मेल्स की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में जो नेचुरल ऑर्डर है इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल ऑर्डर चेंज हो जाता है, बिकॉज समाज के जितने भी मेन हैं वो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं एंड मेनी ऑफ देम डाई, और ऐसे समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है एंड हेंस द सोसाइटी बिकम्स पेट्रियार्कल। अब देखिए, कई सारी फैमिलीज मिलके विस या फिर क्लैन बनाती थीं और कई सारी क्लैन्स मिलके एक ट्राइब या फिर जन बनाती थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ये देखा था कि वहां पर कोई एक रूलर नहीं हुआ करता था, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली इट वाज एन ओलिगार्की, जिसको कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एडमिनिस्टर करते थे। हाउएवर, वैदिक सोसाइटी की बात करें तो ये मोनार्की गवर्नमेंट थी, यानी कि इनका एक राजा हुआ करता था एंड ही वॉज नोन एज राजन। अब देखिए, ये ट्राइबल फॉर्म ऑफ सोसाइटी थी जिसमें ट्राइब या फिर जन लार्जेस्ट सोशल यूनिट थी। सोशल ग्रुपिंग्स को आप इससे ध्यान रख सकते हैं। कुल यानी कि फैमिली, ग्राम यानी कि विलेज, विसु यानी कि क्लैन, और जन यानी कि ट्राइब। अब जाहिर सी बात है कि जन के जितने भी लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं कलेक्ट होके डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे।
और इन्हीं असेंबलीज को हम सभा और समिति कहते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम वैदिक ट्राइब्स को देखेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, एंड देन वी विल एक्सप्लोर दीज किंगडम्स। अब देखिए, वैदिक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम था, क्योंकि पॉलिटिकल डिविजन्स ही सोशल डिविजन्स भी थे और इसी में जन यानी कि ट्राइब को लार्जेस्ट यूनिट माना जाता था। अब देखिए, वैदिक सोसाइटी में हमको एक पेट्रियार्कल सेटअप दिखता है। हाउएवर कुछ जगह पे हमको ये भी पता चलता है कि इट वाज एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। नो डाउट यहाँ पर ट्राइबल डिवीजन थे, लेकिन अपनी खुद की ट्राइब में सभी लोगों को इक्वल फुटिंग पे रखा जाता था और इसी वजह से वुमेन को भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्राप्त थी। इसका पता हमको रामायण से भी चलता है। अब मैंने आपको बताया था कि जनरली महिलाएं बैटल्स में पार्ट नहीं लेती थीं। हाउएवर देयर वर एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल कैकेयी, जिन्होंने राजा दशरथ के साथ बैटल में पार्ट लिया था और उनकी जान बचाई थी, एंड एज अ रिजल्ट लॉर्ड राम्स फादर राजा दशरथ गेव हर 3 promises, जिसको वो कभी भी राजा दशरथ के सामने रख सकती थी। एंड एज अ रिजल्ट इन तीनों प्रोमिसेस को लॉर्ड रामा के कोरोनेशन से पहले कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने रखा। अब इसके आगे की कहानी आपको पता है, बट एज एन एग्जाम्पल ये हमको पता चलता है कि वुमेन इवन पार्टिसिपेटेड इन बैटल्स। इसके अलावा ये लोग सभा और समिति में पार्ट ले सकते थे। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि विलेज के हेड को ग्रामनी कहा जाता था और ये सभा और समिति में अपने विलेज को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा काऊ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और साथ ही साथ महिलाएं एनिमल हस्बेंड्री में भी पार्ट लेती थीं, स्पेशली इन द मिल्किंग ऑफ काऊ। अब कैटल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि वैदिक समय पर काफी सारे बैटल्स कैटल की ओनरशिप की वजह से लड़े गए थे। यहीं पर एक वर्ड आता है गवेषणा, जिसका अर्थ सर्च फॉर काउज है एंड इट ऑल्सो मीन्स बैटल। कैटल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। अब देखिए, आईवीसी के डिक्लाइन के पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि उस पूरे एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो गया था, मतलब सरस्वती रिवर एक्सटिंक्ट कर गई थी, जिसकी वजह से पूरे एरिया में डेजर्ट जैसी कंडीशंस बन गई थी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशंस में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता और इसी वजह से मोस्ट प्रोबेबली काउस को वैदिक सोसाइटी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज काउज आर नोन एज ड्रॉट कैटल। इसके अलावा इस समय पर कास्ट डिवीजन भी नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वही समय था जब ऋग्वेद के 2 to 9 मंडल्स कंपोज किए गए थे, जबकि 1st and 10th मंडल बाद में कंपोज किए गए और 10th मंडल में ही हमको पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें कास्ट डिवीजन के बारे में कहा गया है। अब देखिए, पेरियार के द्रविडियन मूवमेंट के समय पर यह थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि आर्यन और द्रविडियन अलग अलग थे और ये कहा गया कि इनिशियली वैदिक और नॉन वैदिक लोगों के बीच में कलर का डिफरेंस था। हाउएवर अगर हम लोग अपने लिटरेरी एविडेंसेस को देखते हैं तो हमको ये डिफरेंशिएशन नहीं पता चलता, बिकॉज जितने भी डेटीज हैं इंक्लूडिंग लॉर्ड रामा एंड कृष्णा, उनका डार्क स्किन कलर बताया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था इन ऑर्डर टू इक्वलाइज रेशियल बायस, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि डार्क स्किन कलर सिर्फ रिस्पेक्टेड डीटीज का ही नहीं बल्कि दूसरे कैरेक्टर्स का भी बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन महाभारत अश्वत्थामा को डिस्क्राइब करते समय ये बोला गया कि ही वॉज टॉल एंड डार्क स्किन्ड। हाउएवर आज ही की तरह पहले भी इंडियन लैंग्वेज में काफी सारे स्लैंग इस्तेमाल होते थे। फॉर एग्जाम्पल, राक्षस। अब राक्षस की कई सारी कैटेगरीज बताई गई हैं और देखिए, राक्षस एक एथनिक स्लैंग ही था फॉर डिस्क्राइबिंग पीपल जो कि भारतवर्ष के बाहर के हैं। अब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बार्बरिक इन नेचर हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, बार्बरिक जैसा ही शब्द राक्षस भी था और यही वर्ड आगे चल के मलेच्छ बन गया। भारतवर्ष के नॉर्थ में यानी कि जम्बू द्वीप के बाकी सारे जितने देश थे उनके लोगों को भी राक्षस कहा जाता था एंड लंका में जो लोग रहते थे इंक्लूडिंग रावण, उनको भी राक्षस कहा जाता था। इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको मनुस्मृति में डिफाइंड राक्षस विवाह से पता चलता है, जिसका सिंपल सा मतलब था मैरिज बाय एबडक्टिंग द ब्राइड। और इसी वजह से एक ब्राह्मण स्कॉलर होने के बावजूद रावण को राक्षस कहा जाता था। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अभी भी ब्राइड किडनैपिंग की प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिस है आला काछू।
अब ये प्रैक्टिस किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और वेरियस सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि नो डाउट वैदिक सोसाइटी में एक एथनिक डिवीजन था, बट इट वॉज नॉट लाइक द जर्मन्स, बल्कि जो प्रेजेंटली कुर्द हैं उनके जैसा था। आपको भी पता है कि ज्यादातर कुर्द मुस्लिम्स हैं, बट इन्हीं में यजीदी भी आते हैं और वेरियस छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं जो कि मिडिल ईस्ट में माइनॉरिटी हैं, बट दे ऑल कॉल देमसेल्व्स कुर्द डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन रिलीजन। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि इस समय पे वुमेन की काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी और सभा और समिति में पार्ट लेने के अलावा दे वर ऑल्सो पोएट्स। फॉर एग्जाम्पल अपाला, लोपमुद्रा, विश्वरा और घोषा। अब वैदिक सोसाइटी में जनरली मोनोगैमी फॉलो होती थी, मतलब मैरिज विद वन स्पाउस, लेकिन पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस होती थी अमंग दी रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रीस्टली क्लास था यानी कि ब्राह्मण्स, उनके लिए पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड थी और इसका सिंपल सा कारण ये था कि ब्राह्मण्स वर नॉट अ लैंड होल्डिंग क्लास, जबकि दूसरी तरफ रॉयल्टी के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे टू मेंटेन मल्टीपल फैमिलीज। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ बहुत ही रिसेंट में आई है, जब गजनवी और गोरी जैसे तुर्क वॉरलॉर्ड्स ने भारत पे अटैक किया एंड दे अबडक्टेड अनमैरिड गर्ल्स। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया कि समाज में ज्यादातर लोग पैस्टरल और कैटल रियरिंग में शामिल थे। हाउएवर कुछ लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। साथ ही साथ रिवर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और कॉटन एंड वुलन फैब्रिक्स भी पाए गए हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कुरु वंश के जो कॉइन्स थे उनको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी मानते हैं और उस समय पर इसको निष्क कहते थे। रिलीजन की बात करें तो ज्यादातर नेचर की उपासना होती थी और जो नेचर के वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको पर्सोनिफाई करके उनकी पूजा की जाती थी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि लंका जाने के लिए जब लॉर्ड रामा को ओशन क्रॉस करना था तो उन्होंने कई दिनों तक उस ओशन की पूजा की थी। इसके अलावा ऋग्वेद में हमको इंद्रदेव के काफी सारे श्लोक मिलते हैं, इंक्लूडिंग पृथ्वी, अग्नि, वरुण और वायु। इसके अलावा फीमेल डीटीज भी थीं, इंक्लूडिंग उषा एंड अदिति। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आइडल वर्शिप भारत में काफी बाद में आई, मोस्ट प्रोबेबली विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म। एक्चुअली में बुद्धिज्म आने तक रिलीजन काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज था क्योंकि हमारे यहाँ टेम्पल्स भी नहीं हुआ करते थे। हाउएवर बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में काफी सारे राजाओं ने संघ और स्तूप की स्थापना की और भगवान बुद्ध की काफी मूर्तियां भी बनवाई। एंड इन ऑर्डर टू काउंटर बुद्धिज्म, सनातन धर्म में भी आइडल वर्शिप और टेम्पल का निर्माण होने लगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेदिक समय पर ना ही कोई टेम्पल्स थे और ना ही आइडल वर्शिप प्रैक्टिस होती थी। फिर बात आती है लेटर वैदिक पीरियड की। इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर फेज भी कहते हैं क्योंकि इस समय की जितनी भी पॉटरी हमको मिली है इट इज ग्रे इन कलर। मोस्ट प्रोबेबली इस समय की पॉटरी को किसी न किसी आयरन के कंपाउंड से पेंट किया जाता था। इस पीरियड में लेटर के 3 वेदास यानी अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद कंपोज किए गए थे और साथ ही साथ ब्राह्मण और उपनिषद भी इसी समय पर लिखे गए। मैंने जब आपको इंडियन टाइमलाइन और वेस्टर्न टाइमलाइन के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन बताया था तो ये चीज आपको बताई थी कि वेस्टर्न टाइमलाइन के हिसाब से लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस ईस्टर्न यूपी यानी कि कोसल और गंगा जमुना दाऊद के आसपास सेटल हो गए थे। हाउएवर अगर इंडियन टाइमलाइन की बात करें तो लॉर्ड राम वॉज द किंग ऑफ कोसल, इसीलिए इनको कोसलपुर राजा बोला जाता था। एंड लॉर्ड रामा केम प्रायर टू लॉर्ड कृष्णा। अब अर्ली वैदिक पीरियड में ही महाभारत हो चुका है, तो फिर ऐसा कैसे है कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस कोसल में सेटल हुए? इस क्वेश्चन पे रिसर्च आज भी जारी है। अब देखिए, सभ्यता का विकास एक सेट पैटर्न पे होता है। अर्ली वैदिक पीरियड में ज्यादातर लोग पैस्टरल और नोमैडिक थे, लेकिन जब उन्होंने गंगा यमुना द्वाब के आसपास अपने सेटलमेंट्स किए तो उनको काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड मिली और इसी वजह से एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम हो गया। अब क्योंकि एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम हुआ तो समाज को सरप्लस प्रोड्यूस मिला, मतलब जितना समाज कंज्यूम कर सकता है उससे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगा। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ने पर सारे ही लोग एग्रीकल्चर में नहीं होंगे, इसलिए वेरियस राजाओं ने अपने यहाँ स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिया और ट्राइबल समाज एक किंगडम की तरफ बढ़ने लगा।
सभ्यता का विकास हम उसी को कहते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं इन ऑर्डर टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो इंडिविजुअल से फैमिली का निर्माण हुआ, फैमिली जो कि सिंगल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थी, कई सारी फैमिलीज ने मिलके विलेज का निर्माण किया और हर विलेज में अलग अलग ट्राइब्स थी। वेरियस ट्राइब्स ने मिलके किंगडम्स बनाए और जब हमारे देश को आजादी मिली तब सारे ही किंगडम्स एबॉलिश होके एक नेशन बन गए और उसी समय पर सारे नेशंस ने मिलके यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। अब देखिए एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम हो गया, इस वजह से लोग ऑक्सिन्स का भी इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए वेरियस रिचुअल्स भी आ गए। आयरन का यूज काफी ज्यादा कॉमन हो गया और जनपद का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा इसी समय पर ऋग्वेद का 10th चैप्टर लिखा गया एंड एज अ रिजल्ट दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में किंग के ड्यूटीज के बारे में बात होती थी। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या कांड में लॉर्ड राम बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ किंग। नो डाउट इनहेरिटेंस के बेसिस पर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड होती थी। हाउएवर महाभारत में हमको पहला ऐसा अकाउंट मिलता है जब नॉन डिजर्विंग व्यक्तियों को राजा बनाने के लिए संघर्ष चला। एक तरीके से समाज के प्रति अपनी ड्यूटी की बजाय जो भी अपर क्लासेस थे उन्होंने अपने रिसोर्सेस को अपने परिवार में रखने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट वर्ण सिस्टम आ गया और हेरिडिटी के बेसिस पर ऑक्यूपेशन डिसाइड होने लगी। इसके अलावा रिचुअल्स बढ़े तो ब्राह्मण्स की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का डिवीजन आपको पता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल भी कम हो गया बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ किंगडम्स स्ट्रेंथ वाज गिवन प्रायोरिटी और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन असेंबलीज अटेंड नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इस समय पर हमको 4 तरीके की पॉटरी देखने को मिलती है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक स्लिप्ड, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अब देखिए महाजनपद का आप शाब्दिक अर्थ देखें तो इट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ जन, मतलब कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स मिलके एक महाजनपद बनाते थे। इसके अलावा किंग की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गईं और वेरियस सैक्रिफाइसेस होने लगी इन फेवर ऑफ द किंग। फॉर एग्जाम्पल राजसूय यज्ञ, यानी कि राजा देवताओं के बराबर पोजीशन रखते हैं। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ यानी कि चैरियट रेसिंग और अश्वमेध यज्ञ, मतलब एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था एंड इट वाज अकम्पनीड बाय एन आर्मी, और जहां जहां पर वो हॉर्स जाता था वो सारा एरिया हॉर्स के किंग के जुरिस्डिक्शन में आ जाता था। इसके अलावा जो सभा और समिति थी उनकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई बिकॉज जाहिर सी बात है अगर किंग की पावर्स बढ़ेंगी तो जो काउंसिल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अब सोसाइटी में वर्ण बेस्ड सिस्टम की बात हम देख चुके हैं। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर में सब कास्ट भी इंक्लूड हो गई। इसके अलावा गोत्र भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। इकोनॉमी की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन बन गया। इसके अलावा मेटल वर्क, पॉटरी और कारपेंट्री भी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। साथ ही साथ इस पीरियड में हमको फॉरेन ट्रेड के भी एविडेंसेस मिलते हैं विद रीजन्स लाइक बेबीलोन एंड सुमेरिया। रिलीजन की बात करें तो इस समय पर जो देवता थे उनका सिग्निफिकेंस कम हो गया एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय प्रजापति, दैट इज ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु एज प्रिजर्वर एंड शिवा एज डिस्ट्रॉयर। इसके अलावा प्रेयर्स की जगह पर रिचुअल्स आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि काफी सारे रिचुअल्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से ब्राह्मण्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई और इसी को काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए। ये चीज आपने नोटिस की होगी कि गौतम बुद्धा और महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे। अब रिचुअल्स बढ़ने की वजह से ब्राह्मण्स भी काफी पावरफुल हो गए एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिक्स। अब अभी तक क्लियर डिस्टिंक्शन था कि ब्राह्मण्स वर द इंटेलेक्चुअल क्लास जबकि क्षत्रिय वर द पॉलिटिकल क्लास। बट जब ब्राह्मण्स ने पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया तो उनको काउंटर करने के लिए क्षत्रिय क्लास ने रिलीजन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया एंड एज अ रिजल्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर एस्टैब्लिश्ड। और ब्राह्मण्स की ऑर्थोडॉक्सी को काउंटर करने के लिए उस समय के वेरियस रूलर्स ने इन दोनों ही रिलीजन्स को अपने यहाँ प्रोटेक्शन दी। तो ये था हमारा एनालिसिस वैदिक एरा का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।